हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो गाइज, मैं आप सभी के लिए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट यानी समाजशास्त्र विषय लेकर आता हूं। और आप सब में जो यूजीसी नेट जेआरएफ पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर जीआईसी जीडीसी केबीएस एनबीएस यूपीएससी यूपीपीएससी यूपी पीजीटी बीपीएससी डी ट्रिपल एसबी एमपी सेट आरपीएससी सीपीएससी जीपीएससी उत्तराखंड हरियाणा यानी कि आप किसी भी ऐसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस हर एक परीक्षा, उस हर एक एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और आप सब जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे यूजीसी नेट जेआरएफ के हैं हमारे, तो उनके पास समय बहुत कम है। तो इस क्लास को आप लोग मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए। आने वाली परीक्षा में आपका काफ़ी सहयोगी ये क्लास साबित होगा। और आप लोग अधिक से अधिक, मैं उम्मीद यही करता हूँ आप सबसे, जो यूजीसी नेट जेआरएफ के बच्चे हमारे हैं, अधिक से अधिक प्रैक्टिस से सॉल्व करिए, क्योंकि आपके पास समय एकदम नहीं है। आपका परीक्षा जो है 16 जनवरी को है ही, ठीक है। और आप इधर उधर ना भटकिए ज़्यादा। आपका जो छोटा सा नोट्स वगैरह बनाए होंगे, जो भी जिस भी प्रकार को, उसी को पढ़िए, ठीक है। बार बार पढ़िए और आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस से सॉल्व कीजिए, ये क्लास देखिए, ठीक है। तो आपका जो है आने वाली परीक्षा में काफ़ी सहयोगी साबित होगा ये क्लास आपका जो है यूजीसी नेट जेआरएफ। और जो पीजीटी के हैं आपका अप्रैल में है, तो आप लोग पढ़ाई के साथ साथ क्लास भी देखिए और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करिए। असिस्टेंट प्रोफेसर वाले आपके पास तो और कम समय है, तो आपका भी 16 जो है फरवरी को एग्ज़ाम है, ठीक है। तो आप लोग भी अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए। आप लोग तो काफ़ी, जो हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, ये तो काफ़ी जो है अनुभवी छात्र होते हैं, क्योंकि एक इसमें से आप सभी में कुछ लोग पीएचडी धारक भी होंगे यानी डॉक्टरेट होंगे, कुछ लोग जो है यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई होंगे, कुछ लोग पीएचडी चल रहा होगा जो है, और कुछ लोग अभी पीएचडी में यूजीसी नेट के लिए भी लगे होंगे। तो आप लोगों को तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग काफ़ी अनुभवशील तो ही हैं। बाकी आपके संभवतः आने वाले समय में जीआईसी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की भी वैकेंसी आपकी संभवतः आने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बराबर पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। ऐसे ठंडी तो पड़ रही है, लेकिन क्या किया जाए, ठंडी को ध्यान में रखते हुए कपड़े वगैरह पहन लीजिए आप लोग खूब, और इत्मीनान से कमरे में बैठ के पढ़ाई करिए, ठीक है। और 2025 में आप एक पॉजिटिव रिजल्ट लेके आइए, और ठीक है। और एग्ज़ाम हॉल में आप लोग जाइए परीक्षा देने, कूल माइंड से जाइए। मैं हमेशा बार बार कहता हूँ, आप लोग कूल माइंड से जाइए जो है, ठीक है। एकदम जो है ठंडे दिमाग से जाइए परीक्षा हॉल में, और एकदम पॉजिटिव थिंकिंग लेके जाइए, नेगेटिव थिंकिंग लेके मत जाइए। और परीक्षा में जाइए और ये मान के चलिए, इस एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन तो होना निश्चित है, मेरा नहीं होगा तो और किसका होगा, क्योंकि मैं पढ़ रहा हूँ। आप लोग ये मान के चलिए। अब भाई आप लोग पढ़ तो रहे हैं, आपका नहीं होगा तो और किसका होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र विषय के जो भी छात्र हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिए इस क्लास को, क्योंकि देखिए मैं पूरा आप लोगों का हाईलाइट कर देता हूँ ये क्लास किस लिए है। देखिए मैं आपका पूरे हर एक चीज़ बता देता हूँ। आप जो है समाजशास्त्र विषय से अगर तैयारी कर रहे हैं, आप कहीं से हो, चाहे इंडिया के किसी कोने में हो, इंडिया से क्या, इंडिया से बाहर के भी अगर हो, तो भी आपके लिए क्लास काफ़ी उपयोगी साबित होगा। रहा आपको हिंदी के साथ साथ थोड़ी इंग्लिश अगर आ रही है, तो आपके समझ में क्लास आएगा। देखिए मैं आप लोगों को हाईलाइट कर देता हूँ, ये यहाँ देखिए कि समाजशास्त्र विषय से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की एक श्रृंखला व्याख्यात्मक सहित है। तो मैं आप लोगों को विस्तारपूर्वक हर एक प्रश्न देखिए बताता चलता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को ऑनलाइनर टिक करके चलता बनूं, नहीं, मैं आपको हर एक चीज़ देखिए इसमें बता देता हूं तोड़ के, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्नोत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए, जो कि परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और क्लास शुरू करने से पहले आप लोग इस क्लास को, प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों की एक लाइक हमारी ताकत है। और शेयर कर देने से क्या है कि आप सब जो आप जैसे और मित्रों को इस निःशुल्क क्लास का बेनिफिट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए, और जो इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हमारे क्लास का नोटिफिकेशन समय से मिल जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है आप सभी के लिए। प्रश्न उत्तर नंबर 1 ये ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न उत्तर नंबर 1 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि आधुनिकीकरण विकास को किस दृष्टि से देखता है, ठीक है। जो आधुनिकीकरण है विकास को किस दृष्टि से देखता है, प्रश्न 1 कह रहा। तो ऑप्शन ए कह रहा क्रांतिकारी, ऑप्शन बी कह रहा विकासवादी, ऑप्शन सी कह रहा साहस, ऑप्शन डी कह रहा बलपूर्वक। तो ये कॉमन सेंस का
जो है आंसर है। आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न गलत करेंगे ही नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, और मैंने हमेशा कहा ना कि जाइए आप जो प्यार मोहब्बत से एग्ज़ाम दीजिए, परीक्षा दीजिए, एकदम से बिना किसी जो है लाग लपेट के, बिना किसी टेंशन के, टेंशन मुक्त होके, ठीक है, तो आपका प्रश्न ज़रूर सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपका गलत होएगा ही नहीं। अगर आप टेंशन रहेंगे, घबराहट में रहेंगे तो पक्का ऐसे प्रश्नों को गलत आप कर ही देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, विकासवादी। क्योंकि क्रांतिकारी कह रहा है ना, ये क्रांतिकारी क्या होता है, देखिए रिवोल्यूशनरी होता है, विकासवादी रिवोल्यूशनरी होता है, और साहस अपनी अबिलिटी होती है, और बलपूर्वक मतलब जो है फोर्सफुली। ठीक है, तो इसका आंसर आपका विकासवादी हो जाएगा, जो है रिवोल्यूशनरी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग नोट करते हुए चलिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो विकासवादी की अवधारणा है, आधुनिकीकरण विकासवादी जो है दृष्टि है, ये भारत में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आप देख ही रहे हैं। ये अपने सृजन और अस्मिता और निर्जातिता का दावा करता आ रहा है, और आर्थिक विकास की एक दृष्टि से मिली जुली आपका पारस्परिक प्रक्रिया रही है विकास का। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा आप जो है अगर देखा जाए पहले से तो काफ़ी विकासशील तो भारत हो ही गया, काफ़ी विकास तो कर ही गया। पहले की चीज़ों में आज की चीज़ों में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, तो यही ये कह रहा जो प्रश्न, जिसके द्वारा ऐतिहासिक तथा समकालीन अविकसित समाज अपने आप को विकसित करने में जो है लगा हुआ है, संलग्न है। जो पहले अविकसित समाज था हमारा, आज वो अपने को विकासशील करके विकसित करने में लगा हुआ है ना, अविकसित से विकसित और पहुंच रहा है। जहाँ कहीं और जब भी कभी जिस भी संदर्भ में इसकी उत्पत्ति हुई विकासवाद की, इसकी मूल आत्मा जो है, जो इस समय हम वर्तमान में जी रहे हैं, हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं हम किस है, अब जो है अपने ब्राय आडम्बरों से, जो हमारे ब्राय आडम्बर से हम ढके हुए थे, जो गलत चीज़ों में व्याप्त रहते थे, संलग्न रहते थे, अब इस विकासवादी समाज के द्वारा हम लोग विकसित समाज में जब प्रवेश कर रहे हैं तो हमारी सोच क्या हो जा रही, आप देख ही रहे होंगे। हमारी सोच जो है वैज्ञानिकता की ओर जा रही है ना, तर्कवादी सोच के हम लोग हो जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वैज्ञानिक भावना से उत्प्रेरित होकर और नई नई तकनीकों से जुड़ रहे हैं। ठीक है, और परिवर्तन, इसलिए धीरे धीरे परिवर्तन की ओर हम लोग विकासशील हो रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी को हम लोग विकासवादी आधुनिकीकरण की विकास को किस दृष्टि से देखता है, तो विकासवादी दृष्टि से देखता है। ठीक है, हम लोग अल्पविकसित से जो है विकासशील हुए, विकासशील से विकसित की तरफ अग्रसरित हैं, तो ये विकासवादी प्रक्रिया के तहत ही आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 1 आप समझ गए होंगे। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर आपका 2 कह रहा है कि विश्व प्राणी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक विषम है। विश्व प्राणी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक विषम है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा क्रोध, ऑप्शन बी कह रहा परिधीय, ऑप्शन सी कह रहा विश्व स्तरीय नगर, ऑप्शन डी कह रहा अर्ध परिधीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका ना, क्योंकि प्रश्न जो कह रहा है कि विश्व प्राणी सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है, मतलब विषम माने अलग टाइप का एकदम इसमें से, इन चारों ऑप्शन से। ठीक है, तो ये विश्व स्तरीय नगर हो जाएगा आपका, क्या ऑप्शन सी जो ये आपका आंसर इसका हो जाएगा विश्व स्तरीय नगर। ठीक है, ऐसे प्रश्न तो देख के आप लोग घबराइएगा मत। ठीक है, थोड़ा सा कुल माइंड से करेंगे, और अगर आप पढ़े तो ही हैं तो आप सही करके ही आएंगे, क्योंकि विश्व प्राणी सिद्धांत के संबंध में विश्व स्तरीय नगर जो आपका ये नहीं शामिल है, एकदम अलग है। ठीक है, बाकी क्रोध है, परिधीय है और अर्ध परिधीय ये शामिल है। ठीक है, आपका ये ए बी और डी, ठीक है, ये तीनों शामिल हैं, सी छोड़ के, ये सी इसमें नहीं शामिल, क्योंकि विश्व व्यवस्था सिद्धांत के जो प्रतिपादक आपके रहे हैं, कौन रहे हैं, नाम नोट कर लीजिएगा आप लोग। इमैनुअल वालस्टीन महोदय हैं। कौन, इमैनुअल वालस्टीन महोदय। इन्हें जो इनकी पुस्तक एक है मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा परीक्षा में, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम, ये इमैनुअल वालस्टीन महोदय की पुस्तक है। इसी में इन्होंने इस सिद्धांत को बहुत विस्तारपूर्वक, बहुत अच्छे से दे रखा है। और पूंजीवादी या विकसित व्यवस्था जो है, और जो विकासशील देशों के मध्य संबंधों को निरूपित मतलब करता है, तो उसी को केंद्र को छोड़ या अर्थप्रदीय अवधारणाओं का प्रयोग इन्होंने किया है इसी पुस्तक में, अपने मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम में, इमैनुअल वालस्टीन महोदय। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग समझ गए होंगे। आइए देखते हैं आपका प्रश्न उत्तर नंबर 3 क्या कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 3
ये प्रश्न नंबर 3 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है। तो आपका ऑप्शन ए करा उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन बी करा जीवन यापन स्तर को ऊपर उठाना, ऑप्शन सी करा दीर्घ जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन डी करा उपयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न ध्यान दीजिए क्या करा कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ विकास का संबंध है। तो किस प्रक्रिया के तहत है। उत्पादन में वृद्धि करना कि जीवन यापन स्तर को ऊपर उठाने के साथ संबंध है कि दीर्घ जीवन प्रत्याशा के साथ है कि उपयुक्त सभी। तो ये थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ऐसे प्रश्न आप गलत करेंगे नहीं। इसका आंसर जानते हैं क्या हो जाएगा आपका, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि इसमें सभी के सभी सही है। ठीक है आपका, क्योंकि ये जो कह रहा है प्रश्न के अनुसार, तो ये उम्मीद करता हूँ ये भी प्रश्न इसमें बहुत सिंपल, विकास के साथ समाज के मूल्य जुड़े होते हैं, आप लोग जान नहीं रहे हैं, और परिवर्तन समाज द्वारा निर्धारित लक्ष्यों मूल्यों या मानदंडों द्वारा होता है। तो इसे ही विकास की श्रेणी में रखा जाता है, क्योंकि विकास का संबंध जो होता है उत्पादन में वृद्धि करना होता है, जीवन यापन के स्तर को ऊपर उठाना है, दीर्घ प्रत्याशा जीवन को बढ़ाना होता है। ठीक है, यही ना है। तो इस प्रकार इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त जो है सभी सही है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिए। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है आपका। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 4 आपका, ध्यान दीजिए आप लोग, प्रश्न उत्तर नंबर 4 क्या कह रहा है आप सभी का। ठीक है, प्रश्न नंबर 4 आपका कह रहा है कि नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को कहा जाता है। नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना है को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका जन्म दर समर्थक, ऑप्शन बी कह रहा जन्म दर विरोधी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं सही कह रहा। प्रश्न नंबर 4 का, तो नीतियां जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना को क्या कहा जाता है। प्रजनन क्षमता आप जान ही रहे हैं ना, प्रभाव डालना। तो ऑप्शन ए आपका जन्म दर समर्थक है। ठीक है, ऑप्शन बी जन्म दर विरोधी, ऑप्शन सी कह रहा है ए बी दोनों है, तो उपयुक्त कोई नहीं। तो इसका उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आपको खुद आंसर ये मिल जा रहा है कि ये दोनों सही होगा। ठीक है, ए बी, क्योंकि ये जन्म दर समर्थक जन्म दर विरोधी दोनों है। नीतियाँ जिनका उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालना, प्रजनन मतलब जान ही रहे ना, उत्पादन की क्षमता, क्योंकि संतान उत्पन्न करने की शक्ति से है। संतान उत्पादन जो किया जाता है संतान उत्पन्न करने की शक्ति से, अर्थात किसी स्त्री में बच्चों की जन्म देने की क्षमता जो होनी चाहिए, चाहे वो बच्चे को जन्म दी हो या ना दी हो, लेकिन उसमें जन्म देने की क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, और जन्म दर समर्थक तथा जन्म दर विरोधी नीतियाँ जिनके उद्देश्य प्रजनन क्षमता पर प्रभाव डालेंगे, ये तो सही है। अगर जन्म दर जो है जन्म देने की क्षमता है उसके अंदर, तो दोनों प्रभाव डालेंगे। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन सी सही हो जा रहा। ठीक है, प्रश्न में नंबर 4 भी उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्रश्न नंबर 5। ये प्रश्न उत्तर नंबर 5 आपका कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFHS किन वर्षों में किया गया था। ये प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए कि प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ये जो प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण, ठीक है, ये यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में NFHS कहा जाता, यानी कि नेशनल फाउंडेशन हेल्थ सर्विस ऐसे कुछ है, ये आप लोग इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये कह रहा प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण किन वर्षों में किया गया था, मतलब सर्वेक्षण ये जो था किन वर्षों में किस साल किया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा आपका 1992-93 में किया गया था, कि ऑप्शन बी कह रहा 1998-99 में, ऑप्शन सी कह रहा आपका कि 1995-96, ऑप्शन डी कह रहा 2000-2001 में किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1992-93 में ये प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण जो है 1992-93 में किया गया था। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, आप लोग नोट करते हुए चलिएगा कि 1992-93 में प्रथम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण वो किया गया था। ठीक है, 92-93 में, 1992-93 में ऐसे लागू भी किया गया था। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 6
ध्यान दीजिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 6 क्या कह रहा। प्रश्न नंबर 6 कह रहा, अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर के सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में, यानी कि जिसे मिसिंग वुमेन्स कहते हैं, क्या ये मिसिंग वुमेन्स कहते हैं, की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है। ठीक है, ये अपने देश में विभिन्न कारणों से उच्च स्त्री मृत्यु दर जो है, जिसको सांख्यिकीय प्रभाव के संदर्भ में मिसिंग वुमेन्स की संकल्पना, ये मिसिंग वुमेन्स की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आपका ऑप्शन ए करा आशीष बोस, ऑप्शन बी करा अमर्त्य सेन, ऑप्शन सी करा प्रवीण बिसारिया, ऑप्शन डी करा JR रेले महोदय। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 का आंसर दीजिए। तो इसका आंसर आपका अमर्त्य सेन महोदय हो जाएंगे। ये अमर्त्य सेन जो है एक जान ही रहे क्या था, ये आपके एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, अमर्त्य सेन आपके एक अर्थशास्त्री थे। आप नोट करते हुए चलिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये एक अर्थशास्त्री थे और नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन थे। ठीक है, ये मिसिंग वुमेन की संकल्पना का प्रतिपादन अमर्त्य सेन ने किया है। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, ये प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा कि हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए जनगणना कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, ऑप्शन सी कह रहा अनिवार्य जो है क्या कह रहा अनिवार्य पंजीयन प्रणाली, ऑप्शन डी कह रहा जनसंख्या रजिस्टर, यही कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कि हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जनगणना से है कि राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण से है कि अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से है, ऑप्शन डी जनसंख्या रजिस्टर से है। किससे है, तो आपका अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से है, क्योंकि हमारे देश में दोहरी रिपोर्टिंग प्रणाली अनिवार्य पंजीयन प्रणाली से संबंधित है। तो इस हिसाब से आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नोट करते हुए चलिएगा आप लोग। देखिए मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग इसको कंफ्यूज ना हो, पकड़ लें। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या करा। प्रश्न नंबर ये 8, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा भारत में आंतरिक प्रवसन का निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख स्वरूप है। ये भारत में आंतरिक प्रवसन का बारे में बात कर रहा, कौन सा एक प्रमुख स्वरूप है। तो आपका ऑप्शन ए करा ग्रामीण से नगरीय में, ऑप्शन बी करा नगरीय से नगरीय, ऑप्शन सी करा नगरीय से ग्रामीण, ऑप्शन डी करा ग्रामीण से ग्रामीण। प्रवसन मतलब एक जगह से दूसरे जगह चले जाना या जाके बस जाना, उसी को प्रवसन कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ग्रामीण से ग्रामीण में प्रवसन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रवास के 2 भेद बताए गए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, एक आंतरिक प्रवास। तो आंतरिक प्रवास जो गांव से शहर प्रवास, गांव से गांव प्रवास होता है, और शहर से गांव प्रवास सर्वाधिक संख्या में गांव से गांव की ओर ही प्रवास लोग करते हैं, और शहर से शहर की ओर ही करते हैं। आप ये देख रहे होंगे। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर नोट कर लीजिएगा, गाँव से गाँव ही हो जा रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या करा आपका। प्रश्न नंबर 9, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 आपका क्या कह रहा है। 9 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया। ठीक है, यही कह रहा है कि भारत में किस वर्ष जनन और बाल स्वास्थ्य उपागम पहली बार अपनाया गया था। तो ऑप्शन ए कह रहा 1955, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 2005 में। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन ए 1955 में अपनाया गया था। ध्यान दीजिएगा 1955 में। तो इसका ऑप्शन ये सही आंसर है। ठीक है, 1955 आपका, इसको नोट करते हुए चलिए। 1955 ऑप्शन ये सही है। देखिए मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग 1955 नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न उत्तर नंबर 10। ठीक है, ये प्रश्न नंबर के बाद प्रश्न उत्तर नंबर 10 आपका आ गया। ये क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 10, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये कह रहा है कि माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। ये माल्थीसियन, प्रश्न नंबर 10 आप कह रहा है ये माल्थीसियन नियंत्रण यानी कि माल्थस को अन्यथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है। आपका ऑप्शन ए निवारणात्मक नियंत्रण, ऑप्शन बी सकारात्मक नियंत्रण, ऑप्शन सी परिवार नियोजन से आगे, ऑप्शन सी कह रहा परिवार नियोजन से आगे, ऑप्शन डी कह रहा विकास सर्वोत्तम गर्भ निरोधक है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप सभी का ऑप्शन बी हो जाएगा। नोट करते चलिएगा। ऑप्शन बी क्या है? सकारात्मक नियंत्रण की बात कर रहा। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। किसका? ये माल्थीसियन नियंत्रण को अन्यथा कहा जाता है। तो क्या किस रूप में? सकारात्मक नियंत्रण के रूप में, अन्यथा के रूप में देखा जाता, क्योंकि जो माल्थीस जनसंख्या नियंत्रण सकारात्मक नियंत्रण कहा जाता है, जो माल्थीस का जनसंख्या नियंत्रण के बारे में, क्योंकि माल्थस ने सन 1798 में अपना प्रसिद्ध ऐतिहासिक जो निबंध लिखा था। कौन? माल्थस ने। ध्यान दीजिए, उस निबंध का नाम है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये माल्थस का निबंध है। ठीक है, नोट कर लिए। क्या है? एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जिसमें ये इस जनसंख्या संबंधी जो दृष्टिकोण था इनका, इसमें इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक से बता रखा है। ठीक है, और इन्होंने आगे क्या कहा है, जो इनका सिद्धांत कहा है कि जनसंख्या जीवन में क्या कहा, निश्चित साधनों को, जो निश्चित साधनों की अपेक्षा तीव्र गति से बढ़ने की प्रवृत्ति हो पाई जाती है जनसंख्या में। मतलब साधनों की अपेक्षा जनसंख्या में अधिक तीव्र गति से वृद्धि होती है। जितना तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि होती है, उतना तीव्र गति से साधनों में वृद्धि नहीं होती है, उत्पादनों में वृद्धि नहीं होती है। ये माल्थस महोदय कह रहे हैं। और कहते हैं कि माल्थस महोदय की प्रकृति खाद्य सामग्री के अनुरूप ही जनसंख्या का संतुलन करती है। ठीक है, इनका ये भी मानना है, जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो खाद्य सामग्री जो हमारे पास जो उत्पादक सामान वस्तुएं होते हैं, जो खाद्य सामग्री होती है, उसी के अनुरूप ये जो प्रकृति है जनसंख्या को रखती है। अर्थात जनसंख्या को प्रकृति स्वयं ही संतुलन बना के रखती है, जिसको प्राकृतिक अवरोध यानी कि पॉजिटिव चीज कहा जाता है, ये माल्थस के शब्दों में। ठीक है, आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। मैं उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 10 आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आपका। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 नंबर आपका कह रहा है, इसमें आएगा नहीं क्या? 11 नंबर आ जाएगा आप लोगों को समझ में। देखिए, ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 11 ये है, कह रहा निम्नलिखित पुस्तकों में महिलाओं को प्रभावित करने वाला समान मुद्दा क्या है? ठीक है, निम्नलिखित पुस्तकों में महिलाओं को प्रभावित करने वाला समान मुद्दा क्या है, यही कह रहा ना प्रश्न। तो आप जो 1 नंबर कह रहा है, ये क्या कह रहा है? कह रहा है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। 1 नंबर कह रहा ना यही, कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये 2 नंबर आपका कह रहा कि बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज यानी कि वुमेन इन इंडियन पार्टीशन, यानी कि फिर क्या कह रहा है, नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें, इसकी सहायता से। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा द्वंद्व यानी कि संघर्ष, ऑप्शन बी कह रहा स्वास्थ्य, ऑप्शन सी कह रहा विधि, ऑप्शन डी कह रहा शिक्षा, यही कह रहा। तो इसके अनुसार आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 के अनुसार। तो इसमें जो प्रश्न कह रहा है आपका ना, द्वंद्व यानी संघर्ष हो जाएगा आपका। ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान देंगे ये प्रश्न, तो आपका जो है गलत ऐसे प्रश्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी द अदर साइड ऑफ साइलेंस यानी कि वॉइसेज फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडियन पुस्तक के जो लेखक हैं, ये उर्वशी कौन है? उर्वशी वतालियो हैं। ठीक है, और आपके बॉर्डर्स एंड, ये जो अगली पुस्तक आपका बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज वुमेन इन इंडियन पार्टीशन। ठीक है, इंडियन पार्टीशन, इसके लेखक आप नोट कर लीजिएगा कमला भूषण एंड रितु मेनन है। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसके लेखक जो है आपका कमला भूषण एंड रितु मेनन है। कौन? ये 2 नंबर की। ठीक है, ये आपका 2 नंबर है, इसके लेखक की बात मैं कर रहा हूँ। कौन है इसके लेखक? नोट कर लीजिएगा, कमला भूषण एंड रितु मैडम। ठीक है, इन दोनों पुस्तकों में महिलाओं से को प्रभावित करने वाला समान मुद्दा अर्थात द्वंद्व संघर्ष से उल्लेखित है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या है? द्वंद्व और संघर्ष की बात इन दोनों पुस्तकों में किया गया है। एक में भी यही बात किया गया। ठीक है, ये इसमें भी यही बात किया गया। तो इस हिसाब से आपका द्वंद्व संघर्ष की बातें की जा रही है इसमें। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 11 भी आपका समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 12। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, प्रश्न उत्तर नंबर 12 ये कह रहा है कि नरेटिव्स फ्रॉम द वुमेन्स स्टडीज फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज नामक पुस्तक के बारे में है।
ये देखिए, नरेटिव फ्रॉम द वुमेन्स स्टडीज फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज नामक पुस्तक किसके बारे में है ना। तो ये जो पुस्तक आपका ये कह रहा कि ये पुस्तक कि किसके बारे में है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में है, ऑप्शन बी कह रहा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के बारे में है, ऑप्शन सी कह रहा महिलाएं और स्वास्थ्य मुद्दे, और ऑप्शन डी कह रहा महिला अध्ययन केंद्र के बारे में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ऑप्शन ई डी जो है, ठीक है, क्योंकि इस पुस्तक में महिला अध्ययन केंद्र के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से बताया गया है, ठीक है, जिसको नरेटिव्स फ्रॉम दी वुमेन्स स्टेज फैमिली रिक्रिएटिंग नॉलेज बद यानी महिला अध्ययन केंद्र से संबंधित है, जिसके लेखक, इस पुस्तक के लेखक कौन है, आप ध्यान दीजिएगा, देवकी जैन एवं यम राजपूत हैं, ठीक है, देवकी जैन एवं यम राजपूत, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या आपका है, प्रश्न नंबर 13। ये क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 13 नंबर प्रश्न आपका कह रहा, नोट करते हुए चलिएगा कि दी हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एंड इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। ये यहाँ से पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एंड इलस्ट्रेटेड अकाउंट ऑफ मूवमेंट्स फॉर राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा राधा कुमार, ऑप्शन ए कह रहा है राधा कुमार, ऑप्शन बी कह रहा मधु किशेश्वर, क्या कह रहा मधु किशेश्वर, ऑप्शन सी कह रहा के.एम. कपाड़िया, ऑप्शन डी कह रहा मैरी जान, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए, प्रश्न उत्तर नंबर 13 का। तो राधा कुमार इसका आंसर हो जाएगा, ये राधा कुमार इसके लेखक हैं, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, ये यूजीसी नेट JRF के प्रश्न हैं, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के ये जो प्रश्न है, क्योंकि द हिस्ट्री ऑफ ड्राइंग एंड इलस्ट्रेटेड ऑफ मूवमेंट्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड फेमिनिज्म इन इंडिया नामक जो पुस्तक है राधा कुमार ने लिख रखा है, ठीक है, इसके राइटर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका क्या है, प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है, आइए, ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, यूजीसी नेट JRF वाले बच्चे खासकर ध्यान दें हमारे। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। ये कह रहा है ना प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का, ये सही विकल्प का चयन करना है। तो आपका चिपको आंदोलन पर्यावरण से संबंधित कह रहा है, ये तो आप जान ही गए होंगे, सही ही है आपका ऑप्शन है, क्योंकि चिपको आंदोलन आप जान रहे हैं ना, उत्तराखंड में हुआ था, जो ये पेड़ बचाओ जो है वृक्ष बचाओ ये अभियान के तहत था, जब ये सरकारें जो है ये ठेकेदार जो थे उद्योगपति जाके वहाँ पेड़ों को काटने लगे, तो वहाँ के जो अस्थाई लोग थे, अस्थाई जनता थी, इसका विरोध करते हुए पेड़ों से जाके चिपक गई, प्रत्येक पेड़ से एक एक आदमी, एक एक महिला पुरुष चिपक गए कि हम पेड़ को नहीं काटने गए, तो उसी के नाम से इसका चिपको आंदोलन नाम पड़ा, ठीक है। तो ये पर्यावरण से संबंधित है, आप देख ही रहे हैं इसको। और ये ऑप्शन बी है शाहबानो केस, ये कह रहा शाहबानो केस किससे बता रहा, अपहरण से, ठीक है। ऑप्शन सी कह रहा मथुरा केस बलात्कार से संबंधित है, ऑप्शन डी कह रहा आशा यानी स्वास्थ्य सहायिका से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार आप दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ये देखिए सही नहीं है कह रहा, बाकी 3 सही होगा, तो सही नहीं है, तो चिपको आंदोलन आपका सही है। शाहबानो केस अपहरण से एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा, अभी देखते हैं। ये मथुरा केस बलात्कार से, ये भी सही है आपका, ठीक है, ये सही है, और सी भी सही हो गया। आशा कार्यकर्ता है, स्वास्थ्य सहायिका देखिए ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन बी इसका है आंसर, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी शाहबानो केस, ठीक है। शाहबानो केस यानी कि अपहरण से ये नहीं जुड़ा हुआ, तो शाहबानो केस किससे जुड़ा हुआ ये देखते हैं, ये भरण पोषण से आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। शाहबानो केस जो आपका ये भरण पोषण से जुड़ा हुआ, आप नोट कर लीजिएगा, भरण पोषण, ठीक है, इस पर थोड़ा सा लिखते नहीं बनता ना, भरण पोषण से जुड़ा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसका भरण पोषण से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा 14 नंबर, क्योंकि तो कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ बचाने जो है बताने का बचा ही नहीं है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है आपका, प्रश्न उत्तर नंबर 15 ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्दा ऐसा है जो सही लेखक से मेल नहीं खा रहा है, पहचान कर सही विकल्प चुने। अच्छा, ठीक है, तो आपका जो है ये कह रहा है एक तरफ आपके ये लेखक हैं, ये आपका
लेखक वाला एरिया, ठीक है। और ये आपके जो है ये मुद्दे हो गए, ये जो मुद्दे से किस मुद्दे से जुड़े हैं, ठीक है। तो आपका फ्लेविया इग्नेस जो है, ये फ्लेविया इग्नेस ये किससे जुड़े हुए हैं, इसको आपको बताना है। तो ये आपके विधि से जुड़े हुए हैं कह रहा है ना, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी कह रहा बीना अग्रवाल भूम से जुड़ी हैं। ऑप्शन सी कह रहा सुशीला कौशिक पंचायती राज से जुड़ी हैं। ऑप्शन डी कह रहा मधु किश्वेश्वर ये दहेज से जुड़े हैं। तो इसमें से कौन एक है, तो आपका ध्यान दीजिए, आइए देखते हैं। तो ये फ्लेविया इग्नेस ये विधि से ये सही हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। बीना अग्रवाल मैडम ये भी आपकी भूमि से संबंधित हैं, जुड़ी हैं, सही है। आपका सुशीला कौशिक जो हैं ये पंचायती राज से, ये भी सही है आपका। तो ऑप्शन डी मधु केशवेश्वर दहेज दिखा रहा है ना, तो ये दहेज से ही तो जुड़ी हैं, ये भी सही है आपका है यार, दहेज से, ठीक है। तो यहाँ कोई इसका ऑप्शन ये दे, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चारों ऑप्शन सही है, ठीक है। आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा, ये जो प्रश्न दिया है चारों ऑप्शन सही, इसमें से कोई एक गलत नहीं है, ठीक है। जो इसमें कह रहा प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्दा ऐसा है जो सही लेखक से मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, पहचान कर सही विकल्प चुने। तो इसमें जो मेल नहीं खा रहा कह रहा ना, तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका सभी मेल खा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं सब सही है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके सभी सही, ऑप्शन ए भी सही, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सही, ऑप्शन डी सही है, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये सब के सब सही सम्मिलित हैं। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 16 आपका क्या कह रहा, प्रश्न उत्तर नंबर 16, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न क्या कह रहा, आप लोग ध्यान दीजिए। फिर 16 नंबर कह रहा कि निम्नलिखित में से किसे भारत में विधवाओं पर कार्य के लिए जाना जाता है। अच्छा, ये प्रश्न नंबर 16 कह रहा है किसे भारत में विधवाओं पे कार्य के लिए जाना जाता है, ठीक है। जो विधवाओं पर कार्य किया है इसमें से कौन है, तो आपका पाम राजपूत ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी मार्था अल्टर चेन, ऑप्शन सी उर्सुला शर्मा, ऑप्शन डी वंदना शिवा मैडम, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, 16 नंबर प्रश्न आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मार्था अल्टर चेन, ठीक है। यही जुड़ी भारत में विधवाओं पर कार्य करने के लिए मार्था अल्टर चेन जो मैडम है यही जुड़ी हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी ये सही हो जाएगा, आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आप लोग नोट करते चलिएगा, ठीक है। ये जो मैडम है आपका मार्था अल्टर चेन मैडम, इन्होंने विधवाओं पे कार्य कर रखा है विस्तार पूर्वक से, ठीक है। आइए आपका देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 17, ये प्रत्येक प्रश्न जो है आप लोग हमारे सभी प्रतियोगी छात्र छात्राएँ ध्यान दें, इस सभी परीक्षा के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, या आपका पीजीटी का परीक्षा हो, या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का परीक्षा हो, या ऐसे प्रश्न है देखिए आपके सिलेबस से ये क्वेश्चन आंसर हैं, ठीक है। ये प्रश्न उत्तर जो है आपके सिलेबस से लिए गए हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सिलेबस से एक भी बाहर नहीं है। अगर आप सब प्रैक्टिस सेट वगैरह सॉल्व करते होंगे तो ऐसे प्रश्न आपके जो है मिलते होंगे प्रैक्टिस सेटों में, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है आप सभी का, प्रश्न उत्तर नंबर 17 ये कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी है, ठीक है। तो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दिया है, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स कह रहा, ऑप्शन बी CH कूले यानी कि चार्ल्स हटन कूले, ऑप्शन सी अगस्ट काम्ट महोदय, ऑप्शन डी एमिल दुर्खिम। देखिए एमिल दुर्खिम को कहीं कहीं इमाइल दुर्खिम लिखा रहता है, कहीं कहीं एमिल दुर्खिम लिखा रहता है, कहीं कहीं एमिल डरखिम लिखा रहता है, ठीक है। तो इनके जो है इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना, ट्रांसलेट करने में इधर उधर हो जाता है, तो आप लोग हिंदी इंग्लिश मैच करके कन्फ्यूज, लेकिन दुर्खिम आप लोग याद रखिए, दुर्खिम दरखिम इमाइल एमिल सब सही है, ठीक है। तो आप लोग गलत करेंगे ही नहीं, मैं जहाँ तक जानता हूँ। तो प्रश्न नंबर 17 का आपका आंसर हो जाएगा अगस्त काम्ट महोदय हैं, ये ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी जो नहीं है अगस्त काम्ट महोदय, ये हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न अनुसार जो प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दे रखी है, तो प्रत्यक्षवाद के बारे में आपका अगस्त काम्ट महोदय ही हैं, क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्षवाद सामाजिक विचारधारा को काम्ट के जो है एक अद्भुत देन के रूप में देखी जाती है ना, प्रत्यक्षवादी समाजशास्त्री के रूप में। अगस्त काम्ट के जो अपना अनुभव रहा है, जो इनका अपना प्रयोग की कर रखा है अगस्त काम्ट महोदय, और अगस्त काम्ट महोदय को जो है समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है, आप लोग जान ही रहे हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बार बार रिपीट नहीं करता हूँ कि आप लोगों को बार बार कहूँ अगस्त काम्ट समाजशास्त्र के पिता हैं।
ठीक है। और अगस्त क्रांत महोदय, जो सिंपल चीज़ें हैं उसको छोड़ देता हूँ क्योंकि सिंपल चीज़ आप लोग खुदे जान रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक प्रत्यक्षवादी हैं और ये वैज्ञानिक पद्धतियों क जो इनका व्याख्यात्मक रहा, जो ये समाजशास्त्र के बारे में बताते हैं, साइंटिफिक रीज़न देते हैं, वैज्ञानिक पद्धति के सहारा लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो ये सामाजिक घटनाओं का विश्लेषण करते हैं वैज्ञानिक पद्धतियों के आधार पर करते हैं, ठीक है। ये प्रत्यक्षवाद को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए अगस्त क्रांति ने पॉजिटिव फिलॉसफी नामक पुस्तक की रचना भी किया है। इनकी जो पुस्तक है पॉजिटिव फिलॉसफी काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और ये आपके जो कार्ल मार्क्स महोदय हैं, ये कार्ल मार्क्स, इनको आप लोग जान ही रहे हैं, एक संघर्षवादी और द्वंद्वात्मक क्रांतिकारी और क्या कहते हैं, सर्वहारा, मजदूर और बुर्जुआ वर्ग के लिए जाने जाते हैं कार्ल मार्क्स, ठीक है। ये एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री तो है ही हैं, फिलासफर समाजशास्त्री कार्ल मार्क्स। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, वर्ग संघर्ष सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, ठीक, अस्थिरीकरण का सिद्धांत, आर्थिक निश्चयवाद का सिद्धांत, ये सब है इन्हीं का, किसका, कार्ल मार्क्स महोदय था। और आपके ये जो इमाइल दुर्खिम महोदय हैं, ये ऑप्शन डी इमाइल दुर्खिम महोदय, ये जो है कांट के बाद जो है समाजशास्त्र में इनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है इमाइल दुर्खिम को, अगर देखा जाएगा कांट के बाद तो। वैसे तो हैं जो और समाजशास्त्री हैं, सबका अपना अपना महत्वपूर्ण जो है योगदान रहा है सोशियोलॉजी में, लेकिन जो है ये अगस्त क्रांति के बाद इमाइल दुर्खिम का भी कम योगदान नहीं रहा है। रहा तो अगस्त ये कार्ल मार्क्स का भी है, लेकिन अगर आपको अगर ऑप्शन में आ जाए तो कार्ल मार्क्स के बाद, ये अगस्त क्रांति महोदय के बाद, तो आप लोग इमाइल दुर्खिम को ही मारिए अगर ऐसे प्रश्न कभी आते हैं ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि दुर्खिम का योगदान पद्धतिशास्त्र, श्रम विभाजन के लिए, पद्धतिशास्त्र के लिए, और श्रम विभाजन सिद्धांत जो है, आत्महत्या का सिद्धांत है, धर्म का सिद्धांत है, ज्ञान का समाजशास्त्र जो है, मूल्यों का सिद्धांत है, नैतिकता का सिद्धांत है, ये किसका है, इमाइल दुर्खिम महोदय का ही है तब ना। और ये आपके जो ऑप्शन बी C.H. कूले महोदय हो गए, ये C.H. कूले महोदय, ये जाने रहे यानी कि चार्ल्स हट्टन कूले, ठीक है। ये प्राथमिक समूहों के लिए जाने जाते हैं, समाज व्यवस्था के लिए। ये प्राथमिक समूह की अवधारणा इन्हीं की रही है, ठीक है, चार्ल्स हट्टन कूले के, क्योंकि कूले ने समूहों का वर्गीकरण जो कर रखा है प्राकृतिक संबंधों की घनिष्ठता के रूप में, इसको सर्वोपर यानी सबसे पहले स्थान पर रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 17 भी आप सब समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या करा, प्रश्न उत्तर नंबर 18। ये 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 18 आपका कह रहा है ये कि समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है। तो समाजशास्त्र की पद्धतियों में क्या शामिल है आप लोग बताइए। ऑप्शन ए करा आदर्श पद्धति, ऑप्शन बी करा तुलनात्मक पद्धति, ऑप्शन सी करा सांख्यिकी पद्धति, ऑप्शन डी करा उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 18 का आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका अगर देखा जाए जो आदर्श पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, सांख्यिकी पद्धति है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी कि सभी के सभी सही हैं, ठीक है। ये समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप लोग खुद जो है एक होनहार छात्राएं, प्रतियोगी छात्राएं हमारे हैं, आप लोग ऐसे प्रश्न का आंसर गलत करेंगे ही नहीं। अगर ऐसे प्रश्नों का आंसर गलत करेंगे तो थोड़ा सा दुख की बात हो जाएगी और संभवतः आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट पाने में आप असमर्थ हो सकते हैं, ठीक है, 2025 में। तो ऐसे प्रश्न अगर आप जो ईजी टाइप के प्रश्न हैं इसको मत गलत करिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे प्रश्न गलत हो जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आप लोगों के लिए सामने आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग प्रश्न अच्छे से सॉल्व करेंगे परीक्षा में जो है, और आप लोग 2025 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आएंगे। तो क्योंकि ये देखिए समाजशास्त्र की पद्धतियों में शामिल क्या है, आदर्श पद्धति है, तुलनात्मक पद्धति है, सांख्यिकी पद्धति है, क्योंकि समाजशास्त्र में मानविकी और परिपेक्ष वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभवता, गणनात्मक तत्वों आदि पर अधिक बल दिया जाता है ना, दिया जाता है। और इसके जो विरोध करते हैं, इसके विरोध स्वरूप जो अस्तित्व में आते हैं आपके मानवीय परिपेक्ष के जो प्रमुख उपागम अधोलिखित है, उन्हें जातीय पद्धति शास्त्र, प्रघटना शास्त्र, अमूल परिवर्तनवादी उपागम, प्रतीकात्मक जो है आपका अंतःक्रियावाद आता है। तो ये प्रश्न आप समझ गए होंगे, प्रश्न नंबर 18, ठीक है। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा, प्रश्न नंबर 19। ये 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 19 ये कह रहा समुदाय का उदाहरण है, ये समुदाय का उदाहरण है। तो समुदाय का उदाहरण क्या है आप लोग देखिए। ऑप्शन ए कह रहा ट्रेड यूनियन, ऑप्शन बी कह रहा वर्ण, ऑप्शन सी कह रहा राजनीतिक दल, ऑप्शन डी कह रहा जनजातीय समूह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 19 का आप लोग बताइए। तो इसका आंसर जनजातीय समूह होगा ना जी, क्यों
ऑप्शन डी ही तो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या ऑप्शन डी क्या कह रहा है? जनजातीय समूह, क्योंकि ये समुदाय का उदाहरण ना, समुदाय की बात कर रहा तो आपका जनजातीय समूह ही समुदाय, बाकी ट्रेड यूनियन वर्ड राजनीतिक दल ये तो होंगे नहीं, क्योंकि ठीक है, क्योंकि समुदाय का जो उदाहरण जनजातीय समूह है। समुदाय में मनुष्य जो है संगठित समूहों का नाम जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं ना, समुदाय जो होता है मनुष्य के संगठित समूहों का नाम है जिसका निर्माण जो समुदाय का होता है किसी विशेष उद्देश्य या उद्देश्य पूर्ति के लिए किया जाता है। समुदाय की कुछ जो है आधारभूत तत्व होते हैं, कुछ आधारभूत विशेषताएं होते हैं समुदाय की। ठीक है, समुदाय में के लिए क्या जरूरी है आप लोग जान ही रहे हैं। समुदाय के लिए निश्चित भूभाग होना चाहिए, सामुदायिक भावना होना चाहिए, समान जीवन जीने की जो है नियम कानून और समान अवस्था होता है। ठीक है, तो आपके जो इसी को लेकर ना माइकाबर पेज महोदय जो हैं ये कहते हैं कि समुदाय के लिए क्या कहते हैं, जो जेल है, खेल है और ठीक है, आश्रम समुदाय को माना जाता है। ठीक है, इनके अनुसार जो जेल है और खेल विहार जो होते हैं, आश्रम होते हैं, समुदाय को मान के रूप में देखते हैं माइकाबर पेज। और समिति जो है समुदाय नहीं है, बल्कि समिति क्या है? जो समिति होता है समुदाय के अंतर्गत एक संगठन होता है जो समुदाय के अंदर ही काम करता है। ठीक है, आपके जो किम्बाइले यंग महोदय हैं वो कहते हैं समुदाय वह समूह है जो एक संस्कृति के अधीन एक क्षेत्र में रहता है और प्रमुख क्रियाओं के लिए समान भौगोलिक क्षेत्र में रहता है। ठीक है, एक यंग महोदय की जो है अवधारणा है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। समुदाय आप समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है आपका? ये प्रश्न नंबर 20 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 20 नंबर कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है? यही कह रहा है प्रश्न नंबर 20 कि निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा जाति, ऑप्शन बी कह रहा परिवार, ऑप्शन सी कह रहा विवाह, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सामाजिक संस्था का उदाहरण कौन है आप लोग बताइए, इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक संस्था का उदाहरण आपका जात भी हो जा रहा है, परिवार भी हो जा रहा है, विवाह भी हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जब जात भी हो जाएगा, परिवार भी हो जाएगा, विवाह भी हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीधी सी बात है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, यही ना है, क्योंकि जात परिवार तथा विवाह सामाजिक संस्था का उदाहरण है आपका, है ना। तो समनर जो महोदय हैं, जाट समनर महोदय, ये कहते हैं संस्था के अंतर्गत अवधारणा, यानी कि अवधारणा क्या है? विचारधारा ही तो आपका है, विचार जो है सिद्धांत जो आपके हित में होता है। तो कहते हैं संरचना निहित होती है। ठीक है, ये जाट समनर महोदय कहते हैं संस्था के अंतर्गत जो अवधारणा है वो और संरचना निहित होती है और संस्था के प्राथमिक तत्वों में निम्नलिखित तत्व शामिल होते हैं। कौन कौन से तत्व इन्होंने बता रखा आपके? कौन? जाट समनर महोदय ने। ये कहते हैं कि उद्देश्य जो है, उद्देश्य, संरचना, सामाजिक सहमति, स्थिरता व अवधारणा, संस्था शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो और किसने कर रखा? हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने अपनी जो पुस्तक थी इनकी, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय की फर्स्ट प्रिंसिपल, इसमें इन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक से और बहुत अच्छे रूप से कर रखा है। ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय संस्था के बारे में। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका क्या कर रहा है फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 21। ये ध्यान दीजिएगा, 20 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है देखते हैं। ये 20 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है 21 नंबर 21 नंबर कि निम्नलिखित में से किसने सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज लिखी, यानी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज लिखी। तो आपका एम.एन. श्रीनिवासन महोदय का रहा, ऑप्शन बी का रहा राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन सी का रहा एस.सी. दुबे, ऑप्शन डी का रहा योगेंद्र सिंह महोदय। तो ये किसने लिखी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो पुस्तक है, ये किसने लिखी? आप लोग इसका आंसर गलत नहीं करेंगे, मुझे पूरी विश्वास है, उम्मीद है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये राधा कमल मुखर्जी महोदय जो हैं इन्होंने लिख रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन राधा कमल मुखर्जी, ऑप्शन बी ये देखिए सही आंसर है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। ठीक है, और बाकी आपके जो राधा कमल मुखर्जी महोदय ने लिखा है और बाकी आपके जो एम.एन. श्रीनिवास महोदय हैं, ये कौन? एम.एन. श्रीनिवास महोदय, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर, भारतीय राइटर हैं आपके, ध्यान दीजिएगा। ये भारतीय समाजशास्त्र में इनका काफ़ी अमूल योगदान रहा है। ठीक है, इन्होंने अपने मौलिक विचारों को जो है बहुत विस्तार पूर्वक से बता रखा है और इनकी जो महत्वपूर्ण कृतियाँ, महत्वपूर्ण बुक रही है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बराबर पूछा जाता है, आप लोग नोट कर लीजिएगा एम.एन. श्रीनिवास महोदय का। जैसे रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग ट्रूथ्स ऑफ द साउथ
इंडिया, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एम श्रीनिवास का नोट करते हुए आप लोग चलिएगा। कास्ट इन इंडिया एंड अदर एसेज, ये भी एम श्रीनिवास महोदय का। सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये भी एम श्रीनिवास महोदय का। द रिमेम्बर्ड विलेज, ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज, ये भी एम श्रीनिवास महोदय का। आपके जो युगेन सिंह महोदय हैं, ऑप्शन डी, ये युगेन सिंह, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं, ठीक है। ये भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान इनका भी माना जाता है। इनकी जो रचना है, नोट कर लीजिएगा, इनकी जो प्रमुख रचना है, जैसे हो गया आपका इंडिया सोसाइटी ऑफ कल्चरर, ठीक है, युगेन सिंह की मैं बता रहा हूँ। एसेज इन मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। और अगली जो है सोशल चेंज इन इंडिया, युगेन सिंह की है। और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडिया ट्रेडिनेशन, ठीक है, ये भी युगेन सिंह का है। और कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज, ये भी युगेन सिंह का है। अगली जो है सोशल चेंज, ओनली सोशल चेंज, ठीक है, ये भी युगेन सिंह का, ये भी है। द चेंजिंग पैटर्न ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इन इंडिया, ये भी युगेन सिंह महोदय का है। इंडियन सोशियोलॉजी, ये भी युगेन सिंह का है। सोशल कंडीशनिंग एंड इमर्जिंग कंसर्शन, ठीक है, ये भी जो है आपका युगेन सिंह महोदय का है। तो आपके ये काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। आपके जो ऑप्शन सी हो गए, ये सी दुबे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर हैं। देखिए सब भारतीय राइटर हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, सब इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग खासकर हमारे ये पीजीटी वाले हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हों, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ वाले हों, सब सिलेबस में आपके और सभी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो एस सी दुबे जो है बहुसर्जक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी जो पुस्तक मेन है इंडियाज विलेज, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मिलान वगैरह में सब प्रश्न आते हैं, जो मैं चारों ऑप्शन इसलिए बता दे रहा हूँ, चारों के लोग ये जो है मिलान के क्वेश्चन में बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि इंडिया विलेज ये एस सी दुबे का है। एस सी दुबे मतलब क्या, श्यामाचरण दुबे। और मॉडर्नाइजेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अगली पुस्तक है इंडिया चेंजिंग विलेजेज इंडियन सोसाइटी, जो है ये एस सी दुबे महोदय का है। आइए देखते हैं आपका फ्रेंड्स अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर आपका 22, नोट करते हुए चलिएगा। आप लोग कापी और पेन लेके बैठे होंगे। मैं जो है अच्छी तरह से यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग प्रश्न ये क्लास अच्छे से देख रहे हैं, ताकि आपको आने वाले परीक्षाओं में इस क्लास का जरूर सहयोग प्राप्त हो, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 आपका क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये 22 कह रहा है आपका कि व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क या प्राणी का अमूर्त रूप है। तो उपरोक्त परिभाषा किसकी है? ये जो परिभाषा है ना ऊपर की, ये यहाँ से शुरू हो रहा है परिभाषा। क्या कर रहा है, व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार प्रतिरूप या नेटवर्क या प्राणी का अमूर्त रूप है। तो ये परिभाषा किसकी है? तो आप लोग बताइए। ऑप्शन ए कह रहा है C.W. मिल्स महोदय की है, ऑप्शन बी कह रहा है एस.एफ. नॉडेल, ऑप्शन सी मैक्स वेबर, ऑप्शन डी R.K. मर्टन यानी रॉबर्ट किंग मर्टन महोदय। तो ये परिभाषा किसकी हो जाएगी? प्रश्न नंबर 22 का आंसर दे दीजिए आप लोग। तो ये देखिए आपका एस.एफ. नॉडेल महोदय जो नहीं है, ये इन्हीं की अवधारणा है। ये ऑप्शन बी ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग नोट करते हुए चलिएगा इसको, क्योंकि ये इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो थोड़ा सा आपको भाई परिभाषा गहरा, तो जो हमारे सभी भाई बहन हैं या भैया भाभी हैं, दीदी बहनी जो भी लोग हैं, ये परिभाषाएं तो आपको याद करके रखना ही पड़ेगा, ठीक है। कुछ परिभाषाएं जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, जो उनकी थिंकिंग है, जो अवधारणा है, आप लोग इसको जो है याद करके रखिए। और थोड़ा सा आप लोग बराबर पढ़ते रहेंगे ना, तो आप लोग इसका कीवर्ड जरूर पकड़ लिया करेंगे, तो ऐसे प्रश्न आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है। हालांकि कन्फ्यूजन तो ज़रूर होता है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन अगर आप कई बार पढ़े रहेंगे तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, जहाँ तक मैं समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये व्यक्तियों की परस्पर सापेक्षिक भूमिकाएं निभाने की क्षमता से उत्पन्न संबंध मूर्त जनसंख्या और इसके व्यवहार के प्रति रूप या नेटवर्क प्राणी अमूर्त रूप है। ये एस.एफ. नॉडेल महोदय की परिभाषा है, ठीक है। क्योंकि ये आपके जो एस.एफ. नॉडेल महोदय हैं, जो इनका मत रहा है साहित्य के रूप से सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग इन्होंने अनेक अर्थों में कर रखा है, ठीक है। इनका प्रयोग इन्होंने क्या किया है, व्यवस्था के रूप में, संगठन के रूप में, संकुल के रूप में, प्रतिमान के रूप में, प्रारूप के रूप में, समाज आज के पर्यायवाची के रूप में इन्होंने कर रखा है एस.एफ. नॉडेल महोदय, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 22 भी आपकी समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, ठीक है।
तो आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारे सभी प्रिय प्रतियोगी छात्र छात्राएं, ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इस क्लास को मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके परीक्षाओं में काफ़ी सहयोगी साबित होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब मैं इस तरह तो कह नहीं सकता, बाकी लोग जो बरगलाते हैं, आप लोग देखे होंगे यूट्यूबर पे मार क्लास भरे पड़े हैं यूट्यूबर, वो कहते हैं आपका ये प्रश्न तो ज़रूर आएगा, ये जो है पक्का आएगा, इस क्लास को आप देख लीजिए, आपकी सफलता निश्चित है, 100% गारंटी है। तो भाई गारंटी तो मैं तो नहीं ले सकता, जो जिस तरह का कोई भी शिक्षक होगा गारंटी नहीं लेगा, क्योंकि शिक्षक तो आपकी मेहनत करता है, मार्गदर्शक करता है, पढ़ाना तो आप ही को, याद तो आप ही करना है। पता चला आप क्लासें नहीं देख रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन कैसे मिलेगा? ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, जो है क्लास देखिए और रिवीजन करते रहिए और प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहिए। अगर आप इतना काम करते हैं तो आपको ये इसकी गारंटी तो फिर मैं ले लूँगा कि आपको सिलेक्शन पाने से, पोस्टिव रिजल्ट देने से कोई रोक नहीं पाएगा, जो है जितने एग्ज़ाम हैं। ठीक है, इधर आपकी परीक्षाएँ लगे हुए हैं, अब कुछ वैकेंसी, कुछ फार्म आने वाले हैं, तो जो लोग पढ़ाई नहीं शुरू किए वो पढ़ाई शुरू कर दें। ऐसा नहीं है कि जो लोग फार्म नहीं डाले हैं और जिनका इसमें इस परीक्षा में नहीं बैठना है तो वो लोग ना पढ़ें, नहीं, आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए। जो नए प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हैं, उससे क्या है ना, आप लोग अगर अभी से तैयारी किए रहेंगे, पढ़े रहेंगे, तो आने वाले एग्ज़ाम में जैसे आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपका जो है पता चला ये क्या, आपको पहली बार में ही पॉजिटिव रिजल्ट मिल गया तो फिर खुशियाँ अपार होती है, जिसको कोई बातें नहीं कहने की। ठीक है, तो आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है। ये प्रश्न हो गया क्या? नहीं, प्रश्न नंबर 23 देखते हैं क्या कह रहा है। ये प्रश्न आपका 23 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि सामाजिक, क्या कहा है, सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है? ये किसने कहा है? ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है डार्विन, ऑप्शन बी कह रहा है स्पेंसर, ऑप्शन सी कह रहा है मार्क्स, ऑप्शन डी कह रहा है हीगल महोदय। ठीक है, तो इसका आंसर आपका देखिए ना, हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन की जो स्वाभाविक प्रक्रिया का परिणाम है, ये स्पेंसर महोदय का है, क्योंकि इन्हीं ने डार्विन के विकास के सिद्धांत पर मानव समाज पर लागू कर रखा और जीवों की भांति मानव समाज का विकास भी सरलता से जटिलता की ओर, अस्पष्टता से स्पष्टता की ओर और असमानता से समानता की ओर होता है। प्राकृतिक सामाजिक प्रकरण का सिद्धांत ये स्पेंसर महोदय ने ही दे रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन बी। देखिए, मैंने काफ़ी विस्तार पूर्वक आप लोग बता दिया आप लोगों को स्पेंसर के बारे में, इस प्रश्न के बारे में, तो ये प्रश्न आप लोगों का गलत तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्पेंसर है महोदय। ठीक है, इसका आंसर। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, प्रश्न नंबर 24। ये ध्यान दीजिएगा अब आप लोग, प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है आपका। ये प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही विकल्प का चयन करें। तो आपका ऑप्शन ए कह रहा है व्हाइट कॉलर, क्या कह रहा है, ऑप्शन ए व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास। ठीक है, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास, ये CW मिल्स का बता रहा है, यही ना, CW मिल्स का बता रहा है। और ऑप्शन बी कह रहा है द रूलिंग क्लास, जी मॉस्का का बता रहा। ऑप्शन सी कह रहा सोशल स्ट्रक्चर, GP मर्डॉक महोदय को बता रहा। ऑप्शन डी कह रहा सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लान्ड सिटी, तो विक्टर एस डिसूजा का बता रहा। ठीक है, यही ना, तो इसमें से क्या कह रहा है, कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, यानी कि कोई एक है, बाकी 3 सही सुमेलित होंगे। तो इसमें से आप पहचान करिए कौन सा ABCD जो आपका दे रखा मिलान, इसमें से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है। तो इसका आंसर आप लोग गलत कर ही नहीं सकते, मुझे पता है। तो इसका आंसर आपका देखिए, आपका ये जो ऑप्शन है वो व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लास CW मिल्स, ये तो आपके सही हो गए हैं। ठीक है, आपका ये सही है। ठीक है, और द रूलिंग क्लास आपका जी मॉस्का का, ये भी आपका सही है। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर GP मर्डॉक, ये आपका सोशल GP मर्डॉक का ये भी सही है आपका। ठीक है, ये GP मर्डॉक का ये भी सही है भाई आपका, सी सोसाइटी GP मर्डॉक का, हाँ एकदम श्योर है। और सोशल स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लांट सिटी, ये विक्टर डिसूजा का ये भी सही है। तो इसमें भी तो सब सही है भाई, चारों के चारों ऑप्शन सही हैं, तो फिर कौन सा इसमें नहीं सही। तो फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें से कोई एक ऐसा होना चाहिए था ऑप्शन में जो गलत होता, लेकिन ये चारों को चारों ऑप्शन सही है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो है ये चारों ऑप्शन सही है, नोट करके आप लोग चलिएगा, ये चारों ऑप्शन सही है, ए भी सही है, ठीक है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला प्रश्न आपका, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 25 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही नहीं है सुमेलित
अच्छा सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। ये भी यही कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं सुमेलित है, पहचान कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए कह रहा उग्रवादी और औद्योगिक समाज, नाडेल का बता रहा। लघु समुदाय रेडफील्ड का बता रहा। और यांत्रिक और सावी एकता इमाइल दुर्कीम, ये तो सभी को पता है सही है। गेमेनसाफ्ट और गेसलसाफ्ट स्टानीज महोदय का, ये भी सही है। तो आपका सी डी तो सही है। ए बी में देखते हैं कौन सही है। ठीक है, ए बी में आपका लघु समुदाय रेडफील्ड महोदय का है। ये लघु पर समुदाय आपका रेडफील्ड महोदय के भी सही है। तो आपका उग्रवादी और औद्योगिक समाज ये एसेफ नाडेल महोदय का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये एसेफ नाडेल महोदय का नहीं है। ये उग्रवादी और औद्योगिक समुदाय, तो ये आपके हर्बर्ट स्पेंसर महोदय हो जाएंगे। नाडेल की जगह आप लोग नोट करते चलिएगा, ये हर्बर्ट स्पेंसर महोदय एच स्पेंसर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, एच स्पेंसर महोदय का हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। 25 भी परीक्षा के दृष्टि से आप लोग ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट है। मैं बार बार कहता हूँ, आप लोग जो है क्लास मिस ना कीजिए, ज़रूर देखिए। तो प्रश्न नंबर 26 क्या है आपका? 26 सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? यही कह रहा, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक कौन है? तो आपका ऑप्शन ए करा वेवर, ऑप्शन बी पार्सन्स, ऑप्शन सी मर्टन, ऑप्शन डी स्मेल्सल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर प्रश्न नंबर 26 का? तो स्मेल्सल जो है स्मेल्सल महोदय हैं, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। इस पुस्तक के लेखक यही हैं। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिएगा कौन है स्मेल्सल, सोशियोलॉजी ऑफ इकोनॉमिक लाइफ के लेखक स्मेल्सल महोदय हो जाएंगे। ठीक है, आइए आपका अगला प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि समय थोड़ा ध्यान दें। हाँ, समय तो आपका भी प्रश्न थोड़ा जल्दी करेंगे, नहीं तो प्रश्न छूट जाएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, ये प्रश्न नंबर 27 क्या कर रहा है? प्रश्न नंबर आपका 27 ये कह रहा है मातृपितृ संबंधी अभिप्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी है। मातृपितृ संबंधी, ये देखिए इसमें दो हो जा रहा है, एक माता एक पिता से संबंधित बात कर रहा है। अगर ये आपका मात्र बीच में डैश लगा देता तो आप लोग क्लियर हो जाता है, इसे कन्फ्यूजन पैदा कर रहा, लेकिन ये यूजीसी नेट जेआरएफ में प्रश्न पूछा जा चुका है 2015 में। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न में करा तो मातृपितृ संबंधी का प्राय निम्नलिखित के माध्यम से नातेदारी क्या, नहीं दोनों से पूछ रहा माता और पिता से। तो आप बताइए, ऑप्शन ए मातृ वंशा अनुक्रम कह रहा, ऑप्शन बी कह रहा पितृ वंशा अनुक्रम, ऑप्शन सी कह रहा ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन डी कह रहा उपयुक्त कोई नहीं सही है। तो इसका आंसर मैंने बता ही दिया, शुरू में माता पिता से दोनों हो गया, तो माता पिता से दोनों हो जा रहा है ना अभिप्राय, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए बी और दोनों सही हो जाएगा। ये नहीं होगा क्योंकि दोनों से कह रहा ना, मैं आपको आंसर शुरू में हिट दे दिया था, तो ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि मातृ और पिता संबंधी का अभिप्राय होता है मातृवंशीय व पितृ वंशा अनुक्रम के माध्यम से नातेदारी। तो नातेदारी प्राणी के जो समाज है, जो इसके संबंध देखे जाते हैं, जो संबंधों पर आधारित होते हैं, आप लोग जान ही रहे हैं। नातेदारी मोटे तौर पे दो आधारों पे माना जाता है ना, एक विवाह संबंधी, एक रक्त संबंधी। विवाह संबंधी से क्या होता है, जैसे पत्नी है ये विवाह से संबंधित होती, भाई आप अपने घर परिवार में इसके दूसरे फैमिली से लेके आते हैं ना, तो विवाह के द्वारा ना, तो विवाह संबंधी हो गई नातेदारी। ठीक है, एक रक्त संबंधी जैसे आपकी ये पुत्र पुत्री हो गए। ठीक है, ये रक्त से संबंधित हो गए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे मेरा कहने का आशय। चाचा जो होती है, चाचा नहीं जो चाची होती है, ये भी ठीक है होती है आपकी विवाह संबंधी। और आप समझ गए होंगे विवाह संबंधी और रक्त संबंधी क्या होता है, मातृपक्ष और पितृपक्ष। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है? 28 आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समित माना है? ठीक है, निम्नलिखित में से प्रश्न नंबर 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए माना, जो प्रबंधन के लिए समित माना है? तो आपका ऑप्शन ए का रॉबर्ट किंगबर्टन, ऑप्शन बी विल्फ्रेड प्लेटो, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स, ऑप्शन डी C.W. मिल्स। तो ऐसे प्रश्न का उत्तर मुझे पता आप लोग गलत नहीं करेंगे। इसका ऑप्शन देखिए आपका कार्ल मार्क्स हो जाएंगे, मैंने पहले ही आंसर दे दिया बुर्जुआ की बात।
सर्वहारा वर्ग की बात, मजदूर वर्ग की बात, ठीक है, पूंजीपति की बात, द्वंद्व की बात, संघर्ष की बात, क्रांति की बात जहाँ आए कार्ल मार्क्स महोदय ही होंगे संभवतः। वहाँ आंसर 100% उम्मीद यही रहता है, 1% छोड़ दीजिए, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स जो है राज को समस्त बुर्जुआ के समान कार्यों के प्रबंधन के लिए समित माना है इन्होंने। और कार्ल मार्क्स निस्संदेह एक प्रसिद्ध जो है फिलासफर और समाजशास्त्री रहे हैं। इनका समाज शास्त्र में काफ़ी योगदान रहा है, ठीक है, कार्ल मार्क्स महोदय का। आइए आपका अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर आपका 29 क्या करा, ध्यान दीजिए 29 प्रश्न। ये 29 प्रश्न करा कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से ये जैव प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। तो ऐसे प्रश्न को आप गलत करेंगे तो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। इसको देख के खट्टे से आंसर मारिएगा आप लोग। ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी पुनः समाजीकरण, ऑप्शन सी विसमाजीकरण, ऑप्शन डी विस्तारीकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग फटाफट मारिए। तो देखिए आप सभी का आंसर इसका आ जाना चाहिए ऑप्शन ए समाजीकरण। जैव प्राणी, मनुष्य जब पैदा होता, बच्चा पैदा होता है, एक जैव प्राणी होता है, उसको क्या पता, लेकिन वो समाज में रह के सब कुछ सीखता है ना। घर परिवार जो है, माता पिता, घर परिवार, नात रिश्तेदारी, पास पड़ोस से रह के सीखता है, स्कूल कॉलेज से बाद में सीखता है जाके, ठीक है। क्योंकि समाजीकरण की सहायता से जो प्राणी सामाजिक प्राणी में परिवर्तित होता है। समाजीकरण की प्रमुख संस्थाएं जो परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, खेल मंडली है, पड़ोस है, विवाह है, धार्मिक आयोजन है, आर्थिक क्रिया, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, ठीक है। आप लोग जान ही रहे ना, हमारा जो पहनावा ओढ़ावा, कल्चर, उठना बैठना, रहना सहना, खाना पीना, बोलना चालना, बालक कैसे सीखता है। समाजीकरण इसी तरह तो होता है समाज में रह के। तो बालक में जो सामाजिक गुणों का विकास होता है इसी प्रकार होता है। तो आपके जो ये क्या नाम है, अमेरिकन समाजशास्त्री एक रहे हैं C.H. कूले, चार्ल्स हटन कूले महोदय, जो इनकी पुस्तक रही है ह्यूमन क्या है, ह्यूमन नेचर द सोशल ऑर्डर, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। C.H. कूले की पुस्तक है ह्यूमन नेचर द सोशल ऑर्डर। इसमें इन्होंने समाजीकरण संबंधी सिद्धांत के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक से बता रखा है। और उनका एक सिद्धांत ही रहा आत्मदर्पण का दर्शन या आत्मदर्पण का सिद्धांत। ये पूछा जाता है आत्मदर्शन या आत्मदर्पण का सिद्धांत किसका रहा, तो C.H. कूले महोदय का है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर ये 30 देखते हैं। इसमें तो 2 कलर में हो गया, खैर कोई बात नहीं, प्रश्न सही होना चाहिए। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 30 क्या कह रहा है आपका। कह रहा है निम्न में से कौन सा समाजीकरण का माध्यम नहीं है। ये समाजीकरण का माध्यम नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। आपका परिवार कह रहा, आपका समूह कह रहा, आपका पुलिस कह रहा, आपका विद्यालय कह रहा। ये कॉमन सेंस का फ्रेंड्स प्रश्न है, सभी के सभी प्रश्न हमारे प्रतियोगी छात्र छात्राएं ध्यान दें, ये कॉमन सेंस का। ऐसे प्रश्न गलत करेंगे ना तो आप लोग बाहर हो जाएंगे, ठीक है। UGC नेट JRF वाले ऐसे प्रश्न गलत करें, ऐसे प्रश्न जरूर पूछा जाता है UGC नेट JRF में, 2-4 प्रश्न जरूर आपका रहेगा इस टाइप में, ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर तो आप लोग देखिए, परिवार है, समूह है, पुलिस है, विद्यालय, तो पुलिस हो जाएगा, ठीक है। आप लोग देखिए वैसे ना, पुलिस प्रशासनिक व्यवस्था है ना, परिवार है, सब समूह, विद्यालय तो सीखने का समझने का सामाजिकरण का एक संस्था तो है ही है, ठीक है। क्योंकि पुलिस सामाजिकरण का माध्यम हो ही नहीं सकता, जबकि परिवार एक समूह, विद्यालय एक सामाजिकरण का माध्यम, परिवार प्रथम संस्था है, ठीक है। परिवार प्रथम संस्था है जहाँ बालक का सामाजिकरण शुरू होता है माता पिता के साथ, और परिवार सामाजिकरण का सबसे बड़ा अस्थायी साधन माना जाता है। और समूह शिक्षण संस्था सामाजिकरण का सशक्त माध्यम है, ये भी मालूम है आप सभी को। विद्यालय में ही बालक को सामाजिकरण, सांस्कृतिक आदर्शों और मान्यताओं को, शिक्षा को प्राप्त करके सब कुछ सीखता है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर 30 भी आपके समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं 31 क्या कर रहा है, थोड़ा टाइम देख लें। टाइम तो आपका ठीक है, अब पूरा हो जाएगा प्रश्न, ध्यान मत, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। सभी का सभी प्रश्न सही समय पे आपका घंटे के अंदर पूरा कराता हूँ मैं। आइए प्रश्न नंबर 31 देखता हूँ। ये क्या है आप सभी के लिए, समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार, ठीक है। प्रश्न नंबर 31 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिए आप लोग ध्यान से, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे प्रश्न आप लोग गलत कर देंगे। कह रहा समाजीकरण की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होती है यदि अधिकरण का व्यवहार क्या है, ऑप्शन ए बोध पर आधारित हो, ऑप्शन बी करा सहानुभूति पर आधारित हो, ऑप्शन सी करा अनुभूति पर आधारित हो, ऑप्शन डी करा उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसका आंसर फटाफट जो है। तो इसका आंसर तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है, आप सभी को पता है कि आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही है। जो आपका ए बी बोध पर आधारित हो, सहानुभूति पर, अनुभूति पर समाजीकरण की प्रक्रिया होती है, ये तीनों आपका ऑप्शन सही है। इस प्रकार
ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक प्रक्रिया जो अधिक प्रभावी होती है, आप लोग जानिए, क्योंकि ये व्यवहार बोध पर आधारित है, सहानुभूति पर भी आधारित है। आप लोग जानिए ना, सहानुभूति हमदर्दी जिसको कहते हैं ना, अनुभूति मतलब जो अनुभव होता है उस पर आधारित है ना। तो आपके जो ये एक समाज साथी बुगार्ट्स महोदय हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, इनकी जो अवधारणा कहते हैं, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे पर निर्भर रहकर व्यवहार करना सीखता है, और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, पहनावा, ओढ़ावा यानी कि साहित्य और संगीत, कल्चर, कला यानी भाषा, बोलने चालने की जो परिस्थिति होती है, ये संस्थाएं उसके व्यक्तित्व के विकास में योगदान करती है। ये किसकी अवधारणा है? बोगार्ट्स महोदय की अवधारणा थी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 32। ये 32 आपका कह रहा फ्रेंड्स प्रश्न कि किस विद्वान ने यह कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है? ठीक है, किस विद्वान के द्वारा ये कहा गया है कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है? तो आपका ऑप्शन ए करा युगवेंद्र सिंह, ऑप्शन बी करा आंद्रे बेंते, ऑप्शन सी करा कॉलिंस महोदय, ऑप्शन डी करा किंग्सले डेविस। के डेविस मतलब किंग्सले डेविस। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, किंग्सले डेविस महोदय ये हैं। नोट करते हुए आप लोग चलिएगा ऐसे प्रश्न, क्योंकि ये प्रश्न जो है ना, क्या है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये सब रिपीटेड प्रश्न है। ठीक है, क्योंकि किस विद्वान ने ये कहा कि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता होती है, ये सब कॉमन सेंस का। आप लोग भाई सोशोलॉजिस्ट तो ही है ना, अब इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ऐसे प्रश्न गलत कर देंगे तो फिर जो है मजाक किस बात हो जाएगी ना। तो और मजाक क्या जानते हैं आप लोग, जो है परीक्षा से एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में आप लोगों को दिक्कत आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग पढ़ाई करिए ना, तो ऐसे प्रश्न नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो किंग्सले डेविस हो जाएंगे, क्योंकि सामाजिक स्त्रीकरण समाज की प्रकारात्मक आवश्यकता है। ये किंग्सले डेविस का है। सामाजिक स्त्रीकरण के इन्होंने 3 सिद्धांत बता रखे हैं किंग्सले डेविस महोदय। आप लोग जान ही रहे कौन कौन से सिद्धांत है, बताइए। तो नंबर 1 प्रकारात्मक सिद्धांत है, और नंबर 2 संघर्षवादी सिद्धांत, नंबर 3 संकलनवादी सिद्धांत। ठीक है, तो जो प्रकारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन जो इन्होंने सबसे पहले कब किया था, सन 1945 में, ये किंग्सले डेविस और मोरे महोदय के साथ मिलके, और जो इनकी पुस्तक एक दोनों लोगों ने मिलकर लिखी थी, मोरे और किंग्सले डेविस ने। कौन सी पुस्तक थी? सम प्रिंसिपल्स सर्टिफिकेशन। नोट कर लीजिएगा, सम प्रिंसिपल सर्टिफिकेशन, ये इम्पॉर्टेंट है, जो इसको नोट करके रखिएगा आप लोग, ये पूछा जाता है बार बार परीक्षा में, चाहे आप पीजीटी की तैयारी वाले जो है प्रतियोगी छात्र छात्राएँ हों, या यूजीसी नेट के हों, या असिस्टेंट प्रोफेसर हों। ठीक है, ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो प्रकारवादियों के अनुसार सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए समाज में असमानता या स्त्रीकरण की आवश्यकता है। ठीक है, आवश्यक है, ये बताते हैं। अब प्रकारवादी स्त्रीकरण के प्रकारात्मक सिद्धांत को समाज के संदर्भ में देखता है। कौन? प्रकारवादी। ठीक है, प्रकारवादी यानी किंग्सले डेविस और मोरे। ठीक है, आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर ये 33 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 33, ये आपका 33 कह रहा है प्रश्न नंबर, जातीय आधार पर स्त्रीकरण है। जातीय आधार पर, जात के अनुसार पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन ए करा प्रदत्त, ऑप्शन बी अर्जित, ऑप्शन सी मुक्त, ऑप्शन डी प्रशासनिक। तो प्रदत्त प्रस्थित, अर्जित प्रस्थित, ये आप लोग अच्छे से पढ़ रखे हैं, इसके बारे में आप लोग गलत कर ही नहीं सकते। प्रदत्त प्रस्थित, अर्जित प्रस्थित के बारे में किसने बता रखा है? तो आप लोगों का आंसर भन्न से आ जाना चाहिए। प्रदत्त प्रस्थित, अर्जित प्रस्थित के बारे में जीएस घुरिये महोदय ने बता रखा है। ठीक है, तो जीएस घुरिये महोदय, जात से इनका तात्पर्य है एक ऐसे वर्ग से जिसकी सदस्यता जन्मजात होती है। ठीक है, और प्रत्येक जात का एकमात्र उनकी एक अपनी जीवन शैली होती है जीने की, और आपस में वो भोजन, रहन सहन, खान पीन उनके साथ जो है करते हैं, जो अपने आपस में रहते हैं, बाकी अदर्स के साथ प्रतिबंध रखते हैं। ठीक है, यानी रोक थाम रखते हैं अदर जातियों के बीच, क्योंकि जाति जो होता है ना, ये आपको प्रदत्त प्रस्थित है, न प्रदत्त प्रस्थित है, ना कि अर्जित प्रस्थित है। साथ ही साथ जात एक अंतः विवाहित परिवार की एक समूह है। इसमें शुद्धता और शुद्धता की जो है बातें पाई जाती हैं, इसमें विचारधारा शामिल होती है। ठीक है, तो आप जान ही रहे हैं फ्रेंड, प्रदत्त परिस्थिति ये होती है जो जन्मजात आपको प्राप्त होती है, जिसको आप बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, जो आपको जन्म से प्राप्त होती है। जैसे मैंने अभी पिछले क्लास में अच्छे से बता रखा है कि अगर आप
नाई हैं तो नाई के ही जात में रहेंगे, अगर आप जो है किसी अन्य जात में हैं, पटेल हैं तो पटेल की जात में रहेंगे, यादव हैं तो यादव की जात में रहेंगे, यानी कि आप जो भी हैं जिसमें भी हैं उसी जात में रहेंगे, ठीक है। तो ये प्रदत्त परिचय। अर्जित परिस्थिति क्या होता है, आप लोगों को मैंने पहले ही बहुत विस्तार से बता रखा है पिछले क्लासों में कि अर्जित परिस्थिति वो होता है जो आप पढ़ लिख कर अपने काबिलियत अपने हुनर से प्राप्त करते हैं, ठीक है, अपनी योग्यता से प्राप्त करते हैं। जैसे आप वकील बन गए पढ़ के, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, प्रशासनिक सेवा में चले गए, और आप अपने काबिलियत से जो है सामाजिक कार्यकर्ता बन गए, या आप जो है कोई मंत्री, नेता, विधायक, सांसद बन गए, ये आपकी अर्जित परिस्थिति है, ठीक है, ना कि प्रदत्त परिस्थिति है। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न नंबर ये आप समझ ही गए होंगे, मैंने पिछले क्लासों में ऐसे प्रश्नों को बहुत विस्तार से बता रखा है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आज कितने प्रश्न थे, ये 33 यानी 33 प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला की। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी सहयोगी आने वाले परीक्षाओं में होगा। तो फ्रेंड्स आप लोग ये देखिए मैंने आप सभी के लास्ट में दे रखा है, इस सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर्य जो है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर्य, ये मेरे चैनल का नाम है, और टेलीग्राम लिंक ऑफिशियल पुजारी है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। व्हाट्सअप नंबर है ये आपका 9452 733 186 यानी 9452733186, ठीक है, ये है। तो आप लोगों को अगर कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम हो तो इससे आप जो है इस व्हाट्सअप नंबर पे SMS करके यानी मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात तो नहीं होगी लेकिन मैसेज के थ्रू आपसे बात हो जाएगी, और टेलीग्राम लिंक से आप जुड़ जाइए, यहाँ से आपको क्लास की जानकारी प्राप्त हो जाया करेगी, यहाँ पे भी आपको क्लास प्राप्त हो जाएगा। और आप सोशियोलॉजी बाई पुजारी आर्य जो हमारा ये चैनल है, यहाँ से आप जुड़ जाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो एक सहयोग है ये बहुत बड़ी सहयोग है हमारे लिए, जो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं इससे आपका भी बेनिफिट है, और साथ साथ जो है मेरा भी थोड़ा सा बेनिफिट है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं, आप लोग काफ़ी समझदार हैं जो है। तो फ्रेंड्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वाचिंग आप सभी का। आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ें, आप लोग एक पॉजिटिव रिजल्ट पाएँ। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।